नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 18 का वीडियो है जैसे कि आप देख रहे हैं। इन्वायरमेंट से यहाँ हम स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल को। तो आइए देखें, इसमें वाटर साइकिल सबसे पहले दिया हुआ है। ये एक कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है वाटर का, जो कि अर्थ और एटमॉस्फेरिक सिस्टम में चलता रहता है और इसमें सोलर एनर्जी अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मतलब सूर्य के प्रकाश के बिना ये संचालित नहीं हो सकता है, क्योंकि जब सोलर रेडिएशन मिलेगा तभी वेपोराइजेशन होगा, बादल बनेंगे, फिर उसी से जो प्रेसिपिटेशन है वो प्राप्त होगा और फिर से पानी जो है वो नीचे के जो वाटर बॉडीज़ हैं या ज़मीन है उसको मिलता रहेगा। तो ये वाटर साइकिल ये पूरी तरह से सोलर रेडिएशन पे निर्भर होता है। अब इसमें कुछ खास बातें आप देखेंगे, जैसे कि वाटर ऑन आवर प्लैनेट इज स्टोर इन मेजर रिजर्वायर लाइक एटमॉस्फेयर, ओशियन। मतलब पूरा जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर भी पानी की भाप होती है, मतलब वाटर वेपर होता है, तो उसे हमने इसमें काउंट किया। उसके अलावा ओशियन, लेक्स, रिवर्स, सॉयल, ग्लेशियर। सॉयल के अंदर भी वाटर का अमाउंट होता है, नमी जिसे आप कहते हैं। ग्लेशियर्स के अंदर बहुत बड़ा भंडार होता है। इसके अलावा जो स्नो फील्ड्स हैं और ग्राउंड वाटर का जो स्टोरेज है, इन सब जगहों पर एक बड़ी मात्रा में पानी स्टोर रहता है। वाटर मूव्स फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। देखिए इसमें जो मूवमेंट है वो कैसे होता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन का होता है, कंडेंसेशन का होता है, एडवेक्शन का होता है, प्रेसिपिटेशन का होता है, डिपोजिशन का होता है, रन ऑफ का होता है, सीधा बहकर भी पहुंच सकता है, और इनफिल्ट्रेशन का होता है। ग्राउंड वाटर फ्लो जो है उसके माध्यम से भी यहाँ ट्रांसफर होता है। तो इतने माध्यम से एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में वाटर जो है वो शिफ्ट होता है। अर्थ एक वाटरी प्लैनेट है और पानी की उपस्थिति की वजह से ही दूर से देखने पर ये नीले रंग का, मतलब अंतरिक्ष से अगर आप देखें तो नीले रंग का दिखाई देता है। इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, तो वो पानी की वजह से ही होता है। मतलब 2/3 हिस्सा जो अर्थ के सरफेस का है वो पूरी तरह से वाटर से कवर्ड है। हालांकि बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है वो एनिमल और प्लांट्स के लिए अवेलेबल है। एनिमल में हम लोग भी आते हैं तो उनके लिए उपलब्ध है, बाकी जो है वो इस मामले में यानी उपयोगिता के मामले में बेकार है। वाटर इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ अर्थ। ऑलमोस्ट 95%, ध्यान से देखिएगा, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ इज केमिकली बाउंड टू द रॉक एंड डज नॉट साइकिल। ये जो वाटर साइकिल हम लोग पढ़ते हैं इसमें 95% जो वाटर है वो तो काउंट ही नहीं होता है, क्योंकि वो रॉक्स के अंदर डिपॉजिट उसका है पूरा और वो साइकिल में आता ही नहीं, वो चक्रण में नहीं आता है। और आउट ऑफ रिमेनिंग 5%, बाकी जो बचा हुआ 5% हिस्सा है और उसमें से भी नियरली जो 97.3% है, यानी जो 5% रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ इसे सही कर लीजिए। देखिए 5% जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से भी जो 97.3% है वो इस 5% का, अब इसको हमने 100% मान लिया, ठीक है। तो इसमें से जो 97.3% है वो ओशियन के अंदर स्टोर है, जो महासागर है ना बड़े बड़े, उसके अंदर है। बाकी जो 2.1% है वो पोलर आइस कैप जो है उनके अंदर एग्जिस्ट करता है। और केवल 0.6% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, जो कि एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के साथ मिलकर, मतलब जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है उसके रूप में उसका रूपांतरण होता रहता है, फिर वो ग्राउंड और सॉइल वाटर के तौर पे सामने आता है। कुल मिलाकर बात यह है कि 0.6% जो वाटर का अमाउंट है जो कि हमारे लिए उपलब्ध है, उसका कुछ अमाउंट वाटर वेपर के रूप में, कुछ ग्राउंड वाटर है, कुछ सॉइल के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, तो ये सिर्फ छोटा सा अमाउंट है। द ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ वाटर साइकिल आर सोलर रेडिएशन एंड ग्रेविटी। दो चीज़ें हैं लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सोलर रेडिएशन, हालांकि ग्रेविटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन आर 2 मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में 2 मुख्य चीज़ों को हम देखते हैं, वैसे तो कई सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मेनली 2 चीज़ों को आप समझ लें। एक तो इवेपोरेशन होता है यानी भाप बनती है, और दूसरा होता है प्रेसिपिटेशन। भाप बन के बादल बनते हैं और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जब वहाँ पे बूंदें इकट्ठी होकर बड़ी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आती हैं। अगर ये ग्रेविटी काम ना करे तो वर्षा नीचे ज़मीन तक पहुँचेगी ही नहीं, वो आसमान में टंगी रहेगी जीरो ग्रेविटी की वजह से। तो ये सारी बातें हमने देखी। और इसके साथ ये भी है कि ये दोनों जो प्रोसेस हैं, दीज 2 प्रोसेसेस अल्टरनेट विथ ईच अदर, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ऑन एन एवरेज 84% ऑफ वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ थ्रू ओशियन बाई इवेपोरेशन, ये काउंट इसका किया गया है। वाइल 77% इज गेन बाई इट्स फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, मतलब 77% जो है वो गेन किया जाता है कहाँ से, प्रेसिपिटेशन से। वाटर रन ऑफ फ्रॉम लैंड थ्रू रिवर टू ओशियन मेकअप 7% विच बैलेंस द इवेपोरेशन डिफेक्ट ऑफ द ओशियन। समुद्र जो है वो सबसे बड़ा स्रोत दिखाई देता है, पानी भरा हुआ है, तो सूर्य का प्रकाश उसमें से बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में इवेपोरेशन करता है। वर्षा का एक बड़ा भंडार तो समुद्र ही है, वहीं से बादल बनते हैं।
तो जो पानी की क्षति महासागर के अंदर होती है, वहाँ से जो पानी भाप बनकर उड़ गया, उसकी प्रतिपूर्ति करने का काम ये सारा वाटर करता है। ऑन लैंड इवेपोरेशन इज 16% एंड प्रेसिपिटेशन इज 23%। लैंड एरिया में क्या होता है, इवेपोरेशन का जो अमाउंट है वो 16% होता है और जो प्रेसिपिटेशन है उसका 23% होता है। अब यहाँ इसी चीज़ को बाई फिगर दर्शा दिया गया है ताकि आप बेहतर समझें। तो वाटर साइकिल में आप देख रहे हैं कि इधर से बादल बरस रहे हैं और ये प्रेसिपिटेशन जो है ये जो लैंड एरिया है या जो वाटर बॉडी है उसको प्राप्त हो रही है। इसके बाद कुछ सरफेस रन ऑफ हो रहा है, कुछ ग्राउंड वाटर के तौर पर स्टोर हो रहा है, और जो नीचे आप सतह पे देख रहे हैं कि पानी जमा हो रहा है, उसमें से इवेपोरेशन हो रहा है, और कुछ ओशियन और लेक्स जो है वहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है। कुल मिलाकर जो वाटर बॉडी है वहाँ से भाप बन रही है और ऊपर जा रहे हैं, फिर इनका कंडेंसेशन हो रहा है, साथ में जो ट्रांसपिरेशन है प्लांट्स का वो भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो ये बादल बन रहे हैं, फिर वापस बरस रहे हैं। तो ये एक चक्र के तौर पर चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें हैं जैसे कि द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवेपोरेट एंड फॉल ऑन लैंड एज रेन एंड लेटर फ्लो, यहाँ आप देखें, लेटर फ्लो बैक टू द सी वाया रिवर इज नोन एज वाटर साइकिल। मतलब ये पूरा जो चक्रण का प्रोसेस है कि पहले बादल बने, फिर वर्षा हुई, फिर पानी जो है वो बहते बहते नदियों समुद्रों तक पहुंचा, फिर वहाँ से भाप बनी, फिर ऐसे ही प्रक्रिया दोहराई गई। इसको कहते हैं वाटर साइकिल। एज वाटर फ्लो थ्रू और ओवर रॉक्स कंटेनिंग सॉल्युबल मिनरल। अब देखिए जब वाटर जो है ना वो रॉक्स के ऊपर से होकर बहता है तो इसके अंदर भी अपनी पावर होती है, तो ये फ्रिक्शन पैदा करता है और उस फ्रिक्शन की वजह से वहाँ से कुछ पार्ट निकल कर पानी के साथ घुल जाता है, जो कि मिनरल्स होते हैं, रॉक मिनरल्स होते हैं, पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। और ये जब महासागरों तक पहुंचता है, नदियों तक पहुंचता है, पहले नदियों में पहुंचता है, नदियां जो है वो ले जाकर उसे समुद्र में अंत में गिरा देती हैं। तो समुद्र के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है, वहाँ जो डिफेक्ट हुआ था उसे ये पूरा कर देता है। तो इतना हमने देखा, वो मैरिन ऑर्गेनिज्म के लिए फायदेमंद होता है, उनके लिए पोषण देता है। सोलर रेडिएशन प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। ये हमने पीछे ही देख लिया था, सूर्य न रहे तो फिर भाप नहीं बनेगी, गर्मी नहीं होगी, भाप नहीं बनेगी तो फिर सारी जितना भी प्रोसेस है वो रुक जाएगा। Solar radiation initiate water cycle and evaporating water. Humidity is the measure of moisture content in the air. Humidity क्या है? ये moisture content जो air के अंदर होता है उसका measure, मतलब उसे मापने का तरीका है। The device used for measuring humidity is hygrometer. ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोमीटर नहीं है, हाइग्रोमीटर है, या इसी को साइक्रोमीटर भी कहा जाता है। तो ये दोनों जो नाम है वो एक ही चीज़ के हैं, इनका काम है ह्यूमिडिटी को मीजर करना। ऐसे पूछा जाता है कि कौन से ऑपरेटर्स के थ्रू किस चीज़ को मीजर किया जाता है। The water cycle is driven primarily by the energy from sun. The solar radiation drives the cycle by evaporating water from the ocean, lakes, rivers and even the soil. It forms water droplet and a cloud, where water droplet eventually gain enough mass to fall back to the earth. मतलब इनफ मास जब उनके पास हो जाता है तो उसके बाद अर्थ की ग्रेविटी उन्हें अपनी ओर खींच लेती है। तो यहाँ तक तो हमने वाटर साइकिल को देखा। अभी नाइट्रोजन साइकिल को देख लीजिए। आप जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसों का मिक्सचर है और उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, 78%, और ये पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में है। अब वहाँ से ये ज़मीन तक पहुँचती कैसे है तो इसको हम देखेंगे। और नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा रोल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके फॉर्मेशन में। वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि मॉलिक्यूल्स जो कि इसेंशियल है लाइफ के लिए, जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, मतलब DNA RNA, और कुछ विटामिन भी होते हैं जिनको कि बनाने में नाइट्रोजन अपना रोल प्ले करती है। तो ये ज़मीन पर कैसे आती है ये सोचने की बात है। तो आती है ये लाइटनिंग का जो प्रोसेस होता है उससे। इसके अलावा जो और तरीके हैं वो भी हैं, लेकिन पहले हम लाइटनिंग को देखेंगे। आप देखते हैं ना आसमान में जब मौसम बिगड़ता है, बादल इकट्ठे होते हैं तो वो आपस में पहले टकराते हैं। दो विपरीत दिशाओं से जब क्लाउड आते हैं ना तो आपस में टकराते हैं और पानी उनके अंदर होता ही है, तो एक भारी मात्रा में वजन उनके साथ ट्रेवल कर रहा होता है। जब टकराते हैं तो वहाँ ऐसी परिस्थिति जनरेट होती है कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट होता है। मतलब टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में आप ये भी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में सिर्फ नाइट्रोजन नहीं है, उसके बाद ऑक्सीजन भी है। तो उस परिस्थिति में, यानी जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो अणु हैं वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और इससे बनते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और फिर वो वर्षा की बूंदों के साथ, जब बादल कड़कड़ाते हैं, गरजते हैं, तो फिर बारिश होती है, तो वर्षा की बूंदों के साथ ये ज़मीन तक पहुंच जाते हैं। और यही जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, इनको बाद में यहाँ नीचे इसका स्थिरीकरण किया जाता है। तो वो सब मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है, उसको हम देखेंगे। इसके अलावा जो वॉल्केनिक मूवमेंट होता है उससे भी ये सब है, मतलब इससे जनरेट होता है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रक्रियाएं हैं उसको हम देख रहे हैं। वही बताया गया है कि ड्यूरिंग लाइटनिंग द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएट इन एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। कैसे कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीजन भी वहाँ पर होती है। दीज ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड। ध्यान से देखिएगा, नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड एंड फॉल ऑन लैंड अलॉन्ग विथ रेन। प्लांट्स जनरली टेक अप नाइट्रेट्स। प्लांट्स जो हैं वो इसे एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधों को होती है। आपने देखा है ना कि जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ के पौधे जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं, कीड़ा खाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीड़ों का भक्षण करते हैं।
तो यहाँ वही बात है, मतलब जनरली इन्हें चाहिए होता है। तो जनरली टेक अप नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू एमिनो एसिड्स। कन्वर्ट करते हैं पौधे, ये काम पौधों का होता है। तो पौधे क्या करते हैं, इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और इसके बाद यही जो एमिनो एसिड है ये प्रोटीन को बनाने में काम आता है। तो सूर्य का प्रकाश हम लोग सीधे सीधे नहीं खा सकते, बीच में जो एक चेन है या बीच में जो एक ब्रिज है वो पौधे हैं, ये हरे पौधे या वनस्पतियां, अगर ये न रहे तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड रिक्वायर्ड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। और ब्रॉडली लाइक यहाँ आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आल्सो साइकिल फ्रॉम गैसियस फेज टू सॉलिड फेज, देन बैक टू गैसियस फेज थ्रू द एक्टिविटी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना एक मेजर रोल प्ले करते हैं, उसी के द्वारा इसका फिर जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो साइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन इज वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देयर आर 5 मेन प्रोसेस विच इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन साइकिल एंड ये नीचे इसको इलेबोरेट किया गया है। तो ये इलेबोरेशन देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है। पहली चीज़ तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, मतलब पहले तो जो जमीन पर नाइट्रोजन पहुंची है उसको पकड़ कर रखने की आवश्यकता है, नहीं तो भाग जाएगी। तो मिट्टी में ये कैसे फिक्स होती है, पौधों की जड़ों तक कैसे पहुंचती है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। यहाँ पर जो गैसियस नाइट्रोजन है उसका अमोनिया में कन्वर्जन होता है और यहाँ वही बताया गया है कि अ फॉर्म इन विच इट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट, और इस रूप में पौधे इसका इस्तेमाल करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन बी फिक्स बाय द फॉलोइंग 3 मेथड्स। पहला तो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होता है, उसमें लाइटनिंग होती है, उसके अलावा कंबस्टन होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, ये सब नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल फिक्सेशन को भी आप जोड़ते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर जो 400 डिग्री सेल्सियस या उससे एबव होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, जैसा कि आसमान में जनरेट हुआ था पीछे आपने देखा ना कि लाइटनिंग की जो कंडीशन होती है, मौसम खराब होता है तो वहाँ हाई टेम्परेचर प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर जो कि 200 एटमॉस्फेयर के आसपास, इसमें जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वो एटॉमिक नाइट्रोजन में ब्रेक कर जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम में ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। जब इनका ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके बाद ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और बनता है अमोनिया। तो ये इंडस्ट्रियल फिक्सेशन है। इसके बाद बैक्टीरियल फिक्सेशन भी होता है। बैक्टीरियल फिक्सेशन में जो बैक्टीरिया है वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया। कौन कौन से, तो एक तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि राइजोबियम है जो कि रूट नोडल्स जो होते हैं मतलब लेगुमिनस प्लांट के, उनके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा है फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक, मतलब कुल मिलाकर इसमें नॉस्टॉक को आप देखते हैं, एजेटोबैक्टर को देखते हैं। और साइनोबैक्टीरिया जो है ये एटमॉस्फेरिक या जो डिजॉल्व नाइट्रोजन है उसके साथ कंबाइंड, मतलब जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, माफ कीजिए हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनको कंबाइन करने का काम करते हैं। तो 3 प्रकार के बैक्टीरिया यहाँ काम करते हैं जिससे कि बैक्टीरियल फिक्सेशन होता है। तो 3 तरीके से फिक्सेशन आपने देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है नाइट्रिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें अमोनिया का कन्वर्जन होता है। अभी हमने देखा कि प्रोडक्ट बना अमोनिया, चाहे जिस विधि से बना, लेकिन अभी अमोनिया का कन्वर्जन होता है नाइट्रेट में। यहाँ वही बताया गया है कि अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट बाय नाइट्रोसोनोमास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया। मतलब इसमें 2 बैक्टीरिया का नाम आप याद रखिएगा, ये नाइट्रिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं। पहला है नाइट्रोसोनोमास और दूसरा है नाइट्रोकोकस रिस्पेक्टिवली। मतलब नाइट्रेट का कन्वर्जन कौन करता है, नाइट्रोसोनोमास, और नाइट्राइट का जो कन्वर्जन है वो कौन करता है, नाइट्रोकोकस करता है। Another soil bacteria नाइट्रोबैक्टर कैन कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है एसिमिलेशन, और इसमें ये होता है कि नाइट्रोजन फिक्स बाय प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा। ये हमने पीछे भी देखा था। और दीज मॉलिक्यूल मेक द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। मतलब ये मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो सेल बनती हैं, फिर सेल बनती हैं तो सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरी बॉडी बनती है। तो ये प्रोसेस होता है। इसके बाद होता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रोजन चली तो गई, लेकिन जो एक्स्ट्रा हो जाएगी उसका क्या, तो वो एक वेस्ट प्रोडक्ट जो अपना मतलब अवक्षेपण करते हैं या बहिक्षेपण करते हैं, मतलब जो उनके अपशिष्ट होते हैं, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर उसमें यूरिया और यूरिक एसिड होता है। इस रूप में अमोनिफिकेशन। अब देखिए कि दीज वेस्ट प्रोडक्ट एज वेल एज डेड रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो मरे हुए जीव जंतु हैं वो भी इसी कैटेगरी में आ गए, आर कन्वर्टेड बैक इनटू इनऑर्गेनिक अमोनिया बाय द बैक्टीरिया। अब इनको क्या किया जाता है, बैक्टीरिया के थ्रू इनऑर्गेनिक अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, और अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हेल्प इन दिस प्रोसेस। इसके बाद आता है डीनाइट्रिफिकेशन, ये रिवर्सिबल है। अब कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट्स, माफ कीजिए, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स बैक इनटू गैसियस नाइट्रोजन। गैसियस नाइट्रोजन से ये जो सॉइल है वहाँ पहुँचा, वहाँ पे जो पौधे की जड़ें हैं वहाँ इसका फिक्सेशन हुआ, और उसके बाद ये पूरे हमारे जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर इंक्लूड हुआ। अभी क्या हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, यानी वापस इसको गैस के रूप में कन्वर्ट करना है ताकि ये एटमॉस्फेयर में जाए। तो इसमें क्या है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया live deep in soil near the water table as they like to live in यहाँ आप देखें ऑक्सीजन फ्री मीडियम,
ठीक, ऑक्सीजन फ्री मीडियम में जैसे ये जीवित रहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन इज रिवर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये जस्ट अपोजिट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो ये तो हमने बातें की। अभी इसी का चित्र देख लीजिए, यहाँ पे ये नाइट्रोजन साइकिल है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे नाइट्रोजन वायुमंडल से जमीन तक पहुंच रही है और कैसे फिर वापस जा रही है। सोलर रेडिएशन इसमें भी अपना काम करता है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन सीधा सीधा कोई रोल नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कि डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो है, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा जो नाइट्रोजन है उसका डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। कुल मिलाकर नाइट्रोजन गैस यहाँ एटमॉस्फेयर में है। ये जमीन पर कैसे आ रही है? नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जमीन पर आ रही है, लाइटनिंग का प्रोसेस है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, या जो इंडस्ट्रियल चीज़ें होती हैं उससे भी कभी कभी इसका फॉर्मेशन होता है। मतलब कुल मिलाकर ये जो जितने भी प्रोसेस हैं इनके थ्रू ये जमीन तक पहुंच रही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, उसके बाद इसका अमोनिफिकेशन हो रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये सॉइल में आ रहे हैं, और ये टेरेस्ट्रियल फूड वेब है। यहाँ ऊपर वाली स्थलीय जो खाद्य श्रृंखला है और खाद्य जाल, कुल मिलाकर बहुत सारी फूड चेन आपस में उलझ गई है, तो उसमें से ये उत्पाद के तौर पे निकल रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि नाइट्रिफिकेशन बाय बैक्टीरिया ऑफ NO2 माइनस। अच्छा बताइए कि NO2 माइनस जो है ये क्या है? नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, क्या चीज़ है ये? अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हैं नाइट्रिफिकेशन बाय बैक्टीरिया ऑफ NO3 माइनस और डीनाइट्रिफिकेशन बाय बैक्टीरिया। जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है उसके थ्रू जो नाइट्रोजन है वो एक बार फिर से एटमॉस्फेयर में चली गई। और कुछ जो है ना यहाँ मैरीन फूड वेब में जब घुसता है तो नाइट्रोजनस सेडिमेंट्स के तौर पे ये ओशियन फ्लोर में डिपॉजिट हो जाता है, तो वो स्थिर हो जाता है वहाँ पे। इस तरीके से हमने देखा। थोड़ा सा इंडियन आर्ट एंड कल्चर का पार्ट देख लेते हैं। तो पहले तो फोक थिएटर देख लीजिए। इसमें इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लिस्ट पढ़नी पड़ेगी। कुल मिलाकर अक्रॉस इंडिया मतलब पूरे भारतवर्ष में इनका विस्तार है और इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है रिचुअल, दूसरी है कि इंटरटेनमेंट के उद्देश्य से इन्हें किया गया है, और जो साउथ इंडियन थिएटर है वो अलग ही। बीच बीच में पटाखों की आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रही होगी, तो वो जायज़ है क्योंकि दीपावली के आसपास का सीज़न है। अच्छा, रिचुअल थिएटर, इसमें अंकिया नाट आता है। इसमें आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये पारंपरिक होता है, खासतौर पे किसी रिलीजन से इसका संबंध होता है। तो अंकिया नाट है, रामलीला है, रासलीला है, एक राम भक्ति शाखा से जुड़ी है, दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा से। इसके अलावा भूत आराधना है, रमन भी इसी कैटेगरी में आता है, रिचुअल्स जो है उसी में आता है। और थिएटर ऑफ इंटरटेनमेंट में बहुत सारे हैं, जैसे कि भवई, दसकठिया, गरोडा, जात्रा, करियला, अलग अलग क्षेत्र की है। माच ये मध्य प्रदेश का, नौटंकी, ओजापाली, पंडवानी, पोवाडा, स्वांग, तमाशा, बिल्लू पट्टू, भांड पाथेर, भावना, दशावतार भांड, ये सारे हैं। साउथ इंडियन थिएटर में एक तो यक्षगान है, उसके अलावा बुर्रा कथा है, पगती, बेशालू, बायलता, तालमंडाले, थेयम, कृष्णट्टम, कुरुवंजी, ये सब है। अब नीचे बनी हुई है टेबल। इस टेबल से आप बेहतर समझेंगे। पहले तो अंकिया नाट अभी हम शुरुआत में देखें रिचुअल है, तो इसमें क्या है, स्टेट इसका असम है, मतलब ये कहाँ प्रचलित, असम में प्रचलित है। और ये एक तरह का 1 एक्ट प्ले है जो कि आसाम में होता है, मतलब एकांकी कला है। इसकी शुरुआत कब होती है? ये वैष्णविज्म के एक संत थे जिनका नाम था शंकर देव, और बाद में उनके जो डिस्पाइल थे माधव देव, उनके द्वारा इसका प्रोपिगेशन किया जाता है करीब 15th और 16th सेंचुरी के आसपास की बात। इसके बाद रामलीला को आप देख रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा इसका पूरा प्रोपिगेशन होता है। वो पहले तो रामचरितमानस लिखते हैं, फिर उसी की चौपाइयाँ गाकर उसका नाटक अभिनय करवाते हैं, ताकि लोगों में वो जो रामलीला और राम कथा है वो लोकप्रिय हो, लोग इसे पसंद करते हैं। तो मूल रूप से ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। और रासलीला ये मेनली आप देख रहे हैं, इट इज़ पॉपुलर मेनली इन रीजन ऑफ गुजरात, इवन इन सम पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में भी होता है, मथुरा क्षेत्र, वृंदावन वाला एरिया, वैसे ये गुजरात का है। इसके बाद भूत आराधना ये कर्नाटक का है। रमन जो है ये उत्तराखंड का है, और ये भी रिचुअल से ही जुड़ा हुआ थिएटर है। गढ़वाल रीजन जो उत्तराखंड का है वहाँ ये फेमस है। और जो भूमिया देवता है, भूमियाल देवता भी इन्हें कहा जाता है, उन्हें ये पूरी तरह से समर्पित है, ये लोकल डाइटी है। अब इसके बारे में ये खास बात है, ध्यान से देखिएगा रमन के बारे में। इट इज़ लिस्टेड इन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। जो मानवता की अमूर्त विरासत होती है ना यूनेस्को की लिस्ट, उसमें इसको स्थान दिया गया है। इसके बाद भवई है। भवई क्या चीज़ है? तो भवई जो है ना ये राजस्थान का है, और दसकठिया ये उड़ीसा का है। नीचे आप गरोडा को देख रहे हैं, ये गुजरात का है। वहाँ की जो ब्राह्मण कम्युनिटी होती है वो एक मतलब अपना डेवलप की हुई है कला विधा। इसमें वीरता की कहानी का वर्णन किया जाता है, काफ़ी रंग बिरंगी पिक्चर्स यूज़ की जाती हैं। इसके बाद जात्रा है। जात्रा कहाँ का है? ये पूर्वी भारत में कई सारे हिस्सों में, इसीलिए प्रदेश का नाम नहीं दिया है, कई सारे हिस्सों में फेमस है। और करलिया जो है ये आप देख रहे हैं, इसे करियला भी कहा जाता है, हिमाचल का है। माच जो है वो MP का है, मतलब मालवा रीजन जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ ये बेसिकली ज़्यादा इसका चलन है। नौटंकी ये कई नामों से जानी जाती है। उत्तर भारत में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अबुल फजल की जो बुक है आईने अकबरी, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा मिलती है। और नीचे आप देख रहे हैं ओजापाली को, ये असम का है, यहाँ देखें आप। और ये नैरेटिव थिएटर है जो कि यूनिक है अपने आप में। और इसके बारे में देखें, प्राइमरली एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल ऑफ मनसा या सरपेंट गॉडेस, मतलब मनसा देवी को सरपेंट गॉडेस कहा जाता है, सर्पों की देवी कहा जाता है, तो उनको ये समर्पित है। इसके बाद है पोडा, ये महाराष्ट्र का है।
और इसमें जिस कथा का मंचन किया जाता है वो शिवाजी महाराज और अफजल खां की भेंट, और बाद में शिवाजी महाराज कैसे अफजल खां का वध करते हैं, वो सारी चीज़ों को इसमें वीरता का वर्णन किया जाता है। ये पोएडा है। ठीक, पहले इसको एक अभिनय के तौर पे दर्शाया जाता था, बाद में पोएडा का नाम दे दिया गया। इसके बाद स्वांग को आप देख रहे हैं तो ये राजस्थान और हरियाणा में लोकप्रिय है। और तमाशा जो है ये महाराष्ट्र का है। भांड पाथेर आप देख रहे हैं यहाँ पे है, तो भांड पाथेर जो है जम्मू कश्मीर का है। भावना जो है ये असम का है, फोल्क थिएटर ये असम का है। और जो माजुली आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीपीय डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे ये फेमस है। इसके बाद दशावतार, तो ये एक पॉपुलर ड्रामा है, या आप कह लीजिए कि पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रामा है, जिसमें कि जो कोंकण रीजन है, मतलब अपने देश का जो कोंकण रीजन है, और विशेष रूप से सिंधुदुर्ग यानी महाराष्ट्र वाला और नॉर्थ गोवा, वहाँ पे इसका प्रचलन है। इसके नीचे आप नकल या जो भांड या भांडागिरी इसको कहा जाता है, तो इसको देख रहे हैं। ये मिमिक्री होता है, मिमिक्री बेस्ड परफॉर्मेंस होता है। लोग नकल उतारते हैं, किसी खास आदमी की नकल उतारते हैं, या किसी को चिढ़ाने के उद्देश्य से भी करते हैं। जैसे कोई आदमी जो है उसके अंदर कोई ऐब है, तो भांडागिरी में क्या करेंगे, उसकी उसी ऐब की नकल उतारेंगे। तो पंजाब में होता है, इसको पंजाब में नकल कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी होता है, यहाँ इसको भांडागिरी कहते हैं। अब नीचे आप थिएटर देख लीजिए, और थिएटर ये साउथ इंडिया वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें बिल्लू पट्टू है, उसके बाद यक्षगान है। तो बिल्लू पट्टू जो है ये केरल और तमिलनाडु में फेमस है। और इसका मतलब क्या होता है, बिल्लू पट्टू का मतलब क्या है? तो बिल्लू पट्टू गीत का अर्थ होता है धनुर्गीत। ये पूरी तरह से बो सॉन्ग होता है, या आप इसे बो रिलेटेड सॉन्ग भी कह सकते हैं। केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा ये लोकप्रिय है, और इसमें मूल आधार होता है रामायण की जितनी भी स्टोरीज हैं वो सब। धनुष के आकार का एक बजाने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसी की सहायता से इसे पेश किया जाता है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक का है, यहाँ आपने देखा। और बुर्रा कथा जो है वो आंध्र की है। पगति वैशालू, ये पगति वैशालू जो है ना, ये तेलंगाना और आंध्र, पहले अविभाजित आंध्र का ये पूरा था, और अभी तेलंगाना उसी से अलग हुआ है, तो तेलंगाना और आंध्र में ये फेमस है। और कृष्णा जिला जो आंध्र का है, वहाँ ये काफ़ी लोकप्रिय है। बायलता कर्नाटक का है, और ताल मड्डाले ये कर्नाटक और केरल दोनों में है। कुछ जो है वो कई सारे राज्यों में। थेयम जो है वो केवल केरल का है, और कर्नाटक की जो भूतकोल नाम की एक ट्रेडिशन है उससे काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो इसे हमने देखा। और देख लीजिए, तो यहाँ कृष्णट्टम है जो कि केरल में होता है, और कुरुवंजी जो है वो तमिलनाडु में होता है। मार्शल आर्ट को देख लीजिएगा लगे हाथ। तो सबसे पहले इसमें जो पहला आप देख रहे हैं वो है कलारी पट्टू। ये सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, भारत का सबसे ओल्डेस्ट है, और ये दक्षिणी जो राज्य है, मतलब दक्षिण भारत में इसका ज़्यादा ट्रेडिशन है, वहीं पर होता है ये। हालांकि इसकी 3री शताब्दी मतलब जो 3rd सेंचुरी BCE का टाइम है, उस समय इसे केरल राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाता है, लेकिन अभी तो पूरे साउथ इंडिया में कई जगहों पर ये होता है। और इसके बाद शिलाम्बम है, तो शिलाम्बम का मेन जो एरिया है वो तमिलनाडु है। इसके बाद है थिंगटा, इसे थांगटा भी कहा जाता है, या सरित सरक भी कहते हैं, ये मणिपुर का है थांगटा। और उसके नीचे आप परिकांडा को देख रहे हैं, तो परिकांडा जो है ये परिखंडा भी कहा जाता है, ये बिहार का है। और ये जो छीबी गदगा आप देख रहे हैं ना, ये मणिपुर का है। तोड़ा ये हिमाचल का है, तोड़ा या थोड़ा इसको कहा जाता है। गतका जो है ये एक मार्शल आर्ट है, और इसमें पंजाब के जो सिख कम्युनिटी होती है उसके द्वारा इसकी प्रैक्टिस की जाती है। और इसके बाद आप नीचे देखें, मर्दानी खेल ये महाराष्ट्र का है। लाठी कला ये पंजाब और बंगाल दोनों में फेमस है। और नीचे आप देख रहे हैं ये रेसलिंग है, जिसे कि इनबुआई रेसलिंग कहा जाता है। तो ये इनबुआई रेसलिंग जो है ना, ये मिजोरम की है। पूछा जाता है, इस तरह की टेढ़ी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और आप नीचे देख रहे हैं कुट्टू वरिसाई को, ये है। तो कुट्टू वरिसाई जो है इसको इम्पटी हैंड किया जाता है, मतलब इसमें कोई हाथ में कोई हथियार नहीं होता है, ठीक। और इसके बारे में खास बात यह है कि जो संगम लिटरेचर है उसमें काफ़ी बढ़ा चढ़ा के इसका ब्यौरा दिखाई देता है। मूल रूप से ये तमिलनाडु की है, हालांकि अभी तो श्रीलंका और मलेशिया में भी काफ़ी ज़्यादा ये लोकप्रिय दिखाई देती है। उसके बाद मुष्टि युद्ध, जो कि घूसों के सहारे लड़ा जाता है, मुट्ठी बांध के घूसे मारे जाते हैं, ये भी दंगल का ही एक हिस्सा माना जाता है, वाराणसी में फेमस है। और पाइका अगड़ा, ये पाइका अखाड़ा है असल में, तो उड़ीसा में ये फेमस है। इसके बाद आप स्कॉय को देख रहे हैं, ये कश्मीर का है। और काठी सामू कहा जाता है, ये आंध्र का है। मतलब ये सब मार्शल आर्ट के नाम है। बदेश जो है वो इंडिया में फेमस है, मतलब इंडिया में कई जगह पे होता है, इसका ये मतलब है। और मल्ला युद्ध और मलखंब, ये दोनों आप देख रहे हैं। मल्ला युद्ध होता है साउथ इंडिया में, मल्ल युद्ध वही द्वंद्व युद्ध के समान है, हाथ में हथियार नहीं होते, हाथ से ही लड़ते हैं। और मलखंब जो है ये एक पिरामिड बनाने की कला है, जिसमें कि संतुलन का बड़ा महत्व होता है, और काफ़ी डिज़ाइनदार पिरामिड तैयार होता है। तो मलखंब जो है वो मूल रूप से मध्य प्रदेश का है, और मतलब इसका जन्म स्थान माना जाता है महाराष्ट्र में, करीब 12th सेंचुरी के आसपास। लेकिन मलखंब अब विशेष रूप से जो प्रचलित कला है उसके तौर पे MP में ही जाना जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी इसकी प्रैक्टिस होती है। यहाँ आप नीचे इंशु नावर को देख रहे हैं। इंशु नावर जो है ये मिजोरम का है। और किरिप जो है ना, ये किरिप साल्टू कहा जाता है, निकोबार का है आइलैंड। और वर्नाआती या वर्माआती इसको कहते हैं, ये तमिलनाडु का है। ये सारी मार्शल आर्ट के नाम है। जनरल हिंदी को देख लीजिए,
तो कमल का पर्यायवाची दिया हुआ है यहाँ पे उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, अरविंद, शतपत्र, सरसिज, शतदल, सरसी जो है वो सरोवर को कहा जाता है, राजीव, कंज, अंभोज, पंकज, अंबुज, पाथोज, पुंडरीक, वारिज, सरोरु, जलज, नीरज, कोकनद, अब्ज, ताम्रस, पारिजात, मकरंद, ये सारे हैं, ये कमल के पर्यायवाची। कार्तिकेय का कुमार, षडानन, सरभव, स्कंद। किरण का क्या हो जाएगा? कर, मरीचि, मयूख, अंशु, रश्मि। क्रूर का निर्दय, कठोर, दयाहीन, निर्दयी, बर्बर, निर्मोही, निष्ठुर और निशंस। कपड़े का क्या होगा? वस्त्र, दुकूल, पट, वसन, अंबर, चीर, चैल, परिधान, उत्तरीय, चुन्नी। कल्प वृक्ष का क्या होगा? सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देववृक्ष। कल्पतरु, कल्पशाल, कल्पद्रुम। कई का क्या हो जाएगा? नाना, अनेक, विविध, एकाधिक, कई एक। कली का हो जाएगा कलिका, कोपल, जालक, मुकुल, ताम्रपल्लव, कल्पशाल, ये सब जो है ये कल्प वृक्ष के नाम है। नवपल्लव, अखुआ, ढोडी और माफ कीजिए ये सब कली के नाम हैं। कली को हम लोग इतने सारे नामों से जानते हैं, इसे डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कलिका, कोपल, जालक, जालक भी बोला जाता है, मुकुल भी बोलते हैं, ताम्रपल्लव, कल्पशाल, नवपल्लव, अखुआ, डोंडी, कोरक, गुंचा, शिगुफा भी कहा जाता है। कंठ के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? तो ग्रीवा, गला, शिरोधरा, गर्दन, कंध, कंधर, घांटी। कर के लिए हाथ, हस्त, बाह, पाणी, भुजा। कर के लिए शुल्क, महसूल, मालगुजारी। कल्याण के लिए उपकार, भला, शिव, शुभ, श्रेय, हित, मंगल, भलाई, क्षेम, वंचना, ये सब है। और देख लीजिए उसके बाद लगे हाथ तब ऊपर चलेंगे। और इसके बाद कला का देख रहे हैं आप, तो कला का कर्तव्य, करिश्मा, शिल्प, कौशल, हुनर, विद्या और फन, ये सब होता है। कन्या का कुमारी, कुंवारी, अविवाहिता, अनूढ़ा, किशोरी, बाला, बालिका। कबूतर का कपोत, हारित, रक्तलोचन, लाल लाल आंखें होती हैं। पारावृत कहा जाता है, परेवा कहा जाता है। कटाक्ष का व्यंग, आक्षेप, छीटाकशी। कच्चे का क्या होगा? अनपका, अपक्व, अपरिपुष्ट, अप्रौढ़, कालपूर्व। कपड़े का परिधान, वस्त्र, वसन, अंबर, चीर, पट। कथन का क्या होगा? बयान, मत, कथनी, वक्तव्य, विचार। कटु का कड़वा, तीखा, तेज, तीक्ष्ण, चरपरा, कर्कश, रूखा। इसके बाद रुक्ष जो शब्द है मतलब रूखा होता है, इसका तात्पर्य कड़ा भी होता है, कठोर भी होता है और परुष भी होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कब्ज, तो इसका मलबंध हो जाएगा, मलबद्धता हो जाएगा, मलावरोध हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन की बात हो रही है, बद्ध कोष्ठ और कोष्ठबद्धता भी कहा जाता है। कामदेव के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि आप देखें इसमें मदन, मनोभव, ये आप सब देख रहे हैं। मनोभव, पंचशर, मार, स्मर, मनसिज, मनमथ, मीनकेतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, मयन, मकरध्वज, कुसुमसर, केतन, पुष्पधनवा, अंगज, अतनु, अदेह, पंचशर, मकरकेतु, मीनकेतु, ये सारे इस्तेमाल होते हैं। कारागार का कारावास, बंदीगृह, जेल, कैदखाना। कानाफूसी का फिसफिस, फुसफुस, खुसुर खुसुर। काक का क्या होगा? कौआ, काग, कांड, वायस, पिशुन, करठ। कामुकता का विषयासक्ति, व्यभिचारिता, भोगासक्ति, इंद्रिय लोलुपता और लंपटता। अब जरा ऊपर चलते हैं, वापस दाहिनी तरफ देखते हैं। तो यहाँ हमने कार्तिकेय का देखा था, क्रूर का देखा था, उसके नीचे कुबेर का देख लीजिए। यक्षराज ने कहा जाता है, धनत कहा जाता है। धनता जो है वो लक्ष्मी जी को कहा जाता है। धनादिप, राजाराज, किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलकेश, धनपाल, धनेश्वर, नृपराज, नृपराज भी कहा जाता है। और अधिपति कहते हैं, अर्थपति कहते हैं, अलकाधिपति कहते हैं, इंद्रनिधि कहते हैं, ईश शखा कहते हैं, एक कुंडल भी कहते हैं, कैलाशनाथ भी कहा जाता है, किन्नर राज कहा जाता है, कोषनायक, निधिवाहन, नृवाहन, पुण्य जनेश्वर और भंडारी, यक्ष, रुद्र सखा, वित्तपति और वैश्रवण कहते हैं, श्रीकंठ सखा कहते हैं, हथवाहन और हर सखा कहते हैं, ये सब है। इसके बाद आप कुत्सित को देख रहे हैं, तो नीच, अधम, निकृष्ट, बुरा, खराब, घृणित, लंपट, हेय, गर्हित। कूटनीति का क्या हो जाएगा? छलबल, घात, दावपेच, चाल, कूटयुक्ति। कुत्ते का श्वान, कुक्कुर, शुनक, सारमेय, मृगारी, सोनहा, गंडक। और कोयल का क्या हो जाएगा? तो कोयल का हो जाएगा पिक, कोकिल, श्यामा, मदनशलाका, कलघोष, वसंत दूती, काकपाली। काकपाली क्यों? क्योंकि कौवा जो है वही इसका पालन पोषण करता है, इसका अपना कोई घोंसला तो होता नहीं है। कृतज्ञ का आभारी, उपकृत, अनुग्रहित, कृतार्थ, ऋणी और एहसानमंद। कृष्ण का तो बहुत सारा है, भगवान कृष्ण का श्याम मनोहर, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुरारी, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, वासुदेव, बनमाली, ऋषिकेश, गोविंद, मुरारी, मुकुंद, दामोदर, ब्रजबल्लभ, गोपीनाथ, क्षीरशाही, अच्युत, अनंतजित और अर्जुन सखा, कंसारी, कमल नयन, किशन, कुंज बिहारी, केशव गिरधारी, गोपेश, घनश्याम, चक्रधर, चक्रपाणी, जदुबीर, दामोदर, द्वारकानाथ, द्वारकाधीश, नंदनंदन और पीताम्बर। मधु कैटभारी भी कहा जाता है, मधुरेश, मधुसूदन, यदुनंदन, यदुनाथ, रास बिहारी, वाष्णेय, शंखधर और सोमेश्वर। कृपा का क्या हो जाएगा? अनुग्रह, दया, करुणा और अनुकंपा। कंदरा का क्या हो जाएगा? तो कंदरा का गुफा, खोह, गह्वर और गुहा भी कहा जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कंगाल का, तो कंगाल का निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, गरीब। कंचन का सुवर्ण, सोना, स्वर्ण, कनक और कपकपी का प्रकंपन, थरथरी, थरथराहट। केले का कदली, रंभा, भानुफल, मोचा, गजवसा, कुंजरासरा, ये सब होता है। केस का तो बहुत सारा है, बाल, कच, अलक, लट, कुंतल, काकुल, चिकुर, पश्म, मेचक, शिरोरु। क्रोध का क्या होगा? कोप, अमर्ष, गुस्सा, रोष, आक्रोश, प्रकोप, तैश, क्षोभ और ऋष। कृष्णसार यानी हिरण और चमरी, मतलब हिरण के लिए पर्यायवाची इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।